नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देश के ज्यादातर अस्पतालों में कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच और इलाज चल रहा है। इससे कोरोना के मरीजों को तो इलाज मिल रहा है, लेकिन सामान्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है। ज्यादातर अस्पतालों में ओपीडी बंद कर दी गई है या फिर नाम मात्र के लिए ही चलाई जा रही है। ऐसे में आसपास के गरीब मरीज कहां जाए, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि ज्यादातर इलाकों में प्राइवेट क्लिनिक भी बंद हो रहे हैं और ऐसे में उन्हें खोलने के लिए भी काफी जो डॉक्टर हैं उनसे मशक्कत करनी पड़ती है। साथ ही कोरोना बीमारी के चलते दूसरी गंभीर बीमारियों वाले मरीज अस्पताल जाने से डर रहे हैं। ऐसे में उनके जीवन के लिए एक चुनौती खड़ी हो गई है। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना की वजह से कैंसर और टीबी जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं हो पा रहा है और सर्जरी में भी देरी हो रही है। इससे मरीजों के जीवन के लिए खतरा पैदा हो गया है। डॉक्टरों ने बताया है कि समय पर दिखाने न आ पाने की वजह से मरीजों की हालत अब लगातार बिगड़ रही है। एक रिपोर्ट देखिए। भारत समेत दुनिया भर के 180 से ज्यादा देशों में कोरोना वायरस का खौफ देखने को मिल रहा है। अभी तक 2.26 करोड़ से ज्यादा लोग कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं। यह वायरस 7.93 लाख से ज्यादा मरीजों की जिंदगी छीन चुका है। भारत में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इससे ठीक होने वालों का आंकड़ा भी बढ़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 29,75,701 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 69,878 नए मामले सामने आए हैं। यह एक दिन में सामने आने वाले अभी तक के सबसे ज्यादा केस हैं। इस दौरान देश में 945 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही अब तक कुल 55,794 लोगों की जानें जा चुकी है। गौरतलब है कि देश के लगभग सभी राज्यों से कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं, तो कई राज्य ऐसे भी हैं जो इस महामारी से मुक्त हो चुके थे, लेकिन प्रवासियों के राज्य में दाखिल होने से केरल जैसे ये प्रदेश फिर से इस संक्रमण की जद में आ गए हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शहरों के ज्यादातर अस्पतालों में कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच और इलाज हो रहा है। इससे कोरोना के मरीजों को तो इलाज मिल रहा है, लेकिन सामान्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों की भी मुसीबत बढ़ गई है। कोरोना बीमारी के चलते दूसरी गंभीर बीमारियों वाले मरीज अस्पताल जाने से डर रहे हैं। ऐसे में उनके जीवन के लिए एक चुनौती खड़ी हो गई है। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना की वजह से कैंसर और टीबी जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज भी नहीं हो पा रहा है और सर्जरी में भी देरी हो रही है। इससे मरीजों के जीवन के लिए खतरा पैदा हो गया है। डॉक्टरों ने बताया कि समय पर दिखाने न आ पाने की वजह से मरीजों की हालत बिगड़ रही है। कई अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद पड़ी हुई है या फिर नाम मात्र के लिए ही चल रही है। ऐसे में मरीजों का बुरा हाल है। कैंसर की बात करें तो डॉक्टरों का कहना है कि कैंसर जैसी बीमारी को स्टेज 2 से स्टेज 4 तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर समय पर इलाज नहीं हो पाता है तो बहुत जल्दी यह गंभीर रूप ले लेती है और अगर समय पर दिखा लिया जाए तो इलाज का खर्चा भी कम आता है और खतरा भी कम हो जाता है। लेकिन कोरोना के कारण कैंसर के मरीजों का भी इलाज नहीं हो पा रहा है। बरसात का मौसम एक ओर जहां कई तरह की खुशगवारी लाता है, तो वहीं दूसरी ओर वह कई तरह की बीमारियां भी साथ लाता है। मलेरिया, डेंगू, डायरिया, हैजा और चिकनगुनिया कुछ ऐसी ही बीमारी हैं जिनके केस बरसात में बढ़ जाते हैं। लेकिन अब इन बीमारियों से पीड़ित मरीज भी अस्पताल का रुख नहीं कर पा रहे हैं। लोग साधारण सर्जरी में भी देरी कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मरीज इस समय गॉल ब्लैडर और पथरी की भी सर्जरी कराने से बच रहे हैं, जो कि बाद में एक गंभीर समस्या बन सकती है। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज में देरी से न केवल स्वास्थ्य को नुकसान होता है, बल्कि ऐसा करने से कोमॉर्बिडिटी भी हो सकती है, जो कोरोना काल में और भी खतरनाक है। लोग डॉक्टरों से सलाह नहीं ले रहे हैं, इसलिए उनकी स्थिति बिगड़ जाती है। माना जा रहा है कि साल के अंत तक कोरोना की वैक्सीन आ सकती है, लेकिन फिलहाल लोगों को अब कोरोना वायरस के साथ ही रहना सीख लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देश के ज्यादातर अस्पतालों में कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच और इलाज तो चल रहा है, लेकिन
उन मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है जो कि दूसरी बीमारियों से ग्रसित है। ऐसे में उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये कितनी बड़ी समस्या है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है, इस पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव जी हमारे साथ हैं, कैंसर विशेषज्ञ हैं, फोर्टिस अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर राहुल, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व अध्यक्ष IMA के। डॉक्टर विनय, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और डॉक्टर नेहा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि ओबेसिटी एंड गायनी एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर नेहा आपका। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर राहुल भार्गव आपसे है, क्योंकि जाहिर तौर पे ये एक बड़ी समस्या है और इस पर हम लगातार चर्चा करते हुए आ रहे हैं। जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, जब से लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद अनलॉक की जो प्रक्रिया शुरू हुई, एक भय, एक डर लोगों के जहन में आ गया कि कोरोना बहुत ज्यादा फैल गया है, लिहाजा हॉस्पिटल जाने से बचे। और ऐसे में कोरोना की वजह से तो नहीं, लेकिन दूसरी और तमाम बीमारियों की चपेट में जो लोग आए हैं उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। सर, ये कितनी बड़ी समस्या है? उषा जी, सबसे पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा APN लाइव का, जिसने इतने संवेदनशील मुद्दे को इतने दिन बाद उठाया, जो पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया आज तक नहीं उठा पाया। उसके लिए धन्यवाद। और बहुत अच्छी बात है ये आपने चीज उठाई। अगर हम कालक्रम को देखें, पिछले 6 महीने से, पिछले 4 महीने से जब से लॉकडाउन हुआ, तो कोरोना पे तो सफर हुआ या नहीं हुआ वो तो बात की चर्चा है, बट जो कैंसर से वो सबसे ज्यादा बड़े सफरर्स बने। जो डायबिटिक थे, जिनको किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए था, जिनको लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए था, वो नहीं करा पाए और बहुत सारे उसी अभाव में मर गए। अमेरिका ने, यूरोप ने अपना डेटा निकाला, ब्रिटेन ने कहा कि 40,000 लोग लंग कैंसर से और बाकी कैंसरों से स्टेज 4 आके मरेंगे कोरोना काल में, क्योंकि उनका इलाज डिले हो गया। जब हमारे पास लॉकडाउन स्टार्ट हुआ 24 मार्च को, उसके बाद टाटा मेमोरियल और एम्स जैसे संस्थाएं बिल्कुल ठप हो गई। इसके बाद हुआ लेबर का माइग्रेशन, जो कि मुंबई से लोगों का पलायन हुआ और उत्तर प्रदेश और बिहार में जाके लोग अपने अपने घरों में बैठ गए। अब जरूरत इस बात की थी ICMR से शोध करने की कि जो एम्स में हजारों की OPD रोज चलती थी, वो मरीज कहाँ गए, वो कैंसर वाले मरीज कहाँ इलाज ले रहे हैं। आज तक भी, आज PIL सबमिट हुई थी, अशोक अग्रवाल जी ने करी थी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसको सर्जरी की आवश्यकता है, एम्स जल्द से जल्द सर्जरी करे। हालत ये है कि एम्स में भी आज भी सर्जरी और OPD रूटीनली नहीं चल पा रही है। लोगों को नए केसेस लेके इलाज नहीं हो पा रहा। तो आप ये समझिए कि कितनी, क्या कैंसर कोरोना का इंतजार करेगा खत्म होने का, कि सेल ग्रोथ होती बंद हो जाएगी। ये बहुत बड़ी समस्या हमारे, ये बहुत बड़ी समस्या है। जाहिर तौर पे ये जो समस्या है ये विकराल रूप लेती जा रही है। ठीक है सर, ठीक है, लौटेंगे सर आपके पास। डॉक्टर विनय अग्रवाल, सवाल इस बात को लेकर। जी जी डॉक्टर राहुल, आएंगे आपके पास। 15 मरीज देखते हैं, रोज के 15 मरीज जो स्टेज 1 कैंसर के थे, स्टेज 4 के कैंसर होके उनकी मृत्यु हो रही है। जी बिल्कुल, ये वाकई गंभीर मसला है। जब काल के गाल में लोग समा जाते हैं, तो ये जाहिर तौर पे जब लोगों की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ मसला होता है, तो ये बहुत बड़ा मसला होता है। डॉक्टर विनय अग्रवाल, सवाल इस बात को लेकर है कि IMA का आंकड़ा क्या कहता है सर, क्योंकि दिक्कतें लोगों को हो रही है, न सिर्फ कोरोना से बल्कि जो और तमाम बीमारियों से ग्रसित लोग हैं वो अस्पताल नहीं जा रहे हैं। और ऐसा भी आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है कि कुछ लोग तो काल के गाल में समा जाते हैं, यानी कि उनकी मौत हो जाती है, या फिर कुछ ऐसे हैं जो कि उनकी बीमारियां एक बड़ा रूप ले लेती है। तो ऐसे में IMA का आंकड़ा क्या कुछ कहता है सर? IMA का तो पूरा कैंपेन रहा इस बारे में कि नॉन कोविड पेशेंट्स को नेग्लेक्ट नहीं किया जाए। 2 चीजें हमने पहले दिन से कही, पहला दिन तो नहीं कहूंगा, लेकिन अप्रैल के मिड से हमने शुरू किया कि नॉन कोविड पेशेंट्स को नेग्लेक्ट नहीं किया जाए, कोविड और नॉन कोविड पेशेंट्स को मिलाया ना जाए, और तीसरी चीज, जिस तरीके से कोविड का प्रचार हो रहा है और जिस तरीके से डर बैठ रहा है लोगों में, वो काफी हद तक अपनी नॉन कोविड बीमारियों को भूल रहे हैं और उससे परेशानी में बढ़ रहे हैं। मैं डॉक्टर राहुल भार्गव से बिल्कुल उनके साथ हूँ कि जब वो कहते हैं कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी के काफी सारे केसेस जो स्टेज 1 या 2 में थे वो बच सकते थे, लेकिन अब वो स्टेज 3 या 4 में आ गए, या काफी लोग मौत से ग्रसित हो गए। ऐसे ही नहीं, मैं आज का ही एक एग्जाम्पल बताता हूँ। देवन से एक कोविड पॉजिटिव हमारे यहाँ लड़का दाखिल है, उसकी मदर मल्टीपल बीमारियों से 80 साल की 85 साल की लेडी है,
जिसका एडमिशन 2 महीने पहले होना चाहिए। मन स्थिति ऐसी है, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं इसका जो है कोविड करा लेता हूँ, अगर कोविड है तो उनको बुला लेता हूँ, नहीं तो घर पे रख। तो इस तरीके की परेशानी जो मन स्थिति लोगों की बनी है कि लोग कोविड से तो परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन साथ में नॉन कोविड बीमारियों को भूलते जा रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। मैं सोचता हूँ 2% लोग, लगभग 2% लोग कोविड से शिकार हो रहे हैं इस देश में, लेकिन ऐसा कम से कम 8 से 10% ऐसे लोग हैं क्योंकि बाकी बीमारियों से जो मौत, बिल्कुल बीमारियां एक तरफ, लेकिन डॉक्टर नेहा गुप्ता सवाल इस बात को लेकर है कि आप क्योंकि गायनी एक्सपर्ट है, आप बेहतर तरीके से जानती हैं कि गर्भवती महिलाएं वक्त वक्त पर उनको दिखाना, उनको चेकअप करवाना कितना जरूरी होता है। और ऐसे वक्त में जब किसी भी मरीज के साथ या फिर यूं कहे किसी गर्भवती महिला के साथ अगर क्रिटिकल सिचुएशन होती है, उसको भी इस दौरान हॉस्पिटल आना पड़ता है। लेकिन ऐसे दौर में जब लोग बचते हैं हॉस्पिटल आने से, तो ये मैम कितनी घातक सिचुएशन हो सकती है। अगर किसी महिला को पहले से कोई दिक्कत है और उसको प्रेगनेंसी है, फिर उसको किस हिसाब से और किस तरह से अपनी केयर करनी चाहिए, और ये कितनी बड़ी दिक्कत है कि उसको इलाज नहीं मिल पाता। मैम, ये कोरोना की वजह से बहुत सारी ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज हैं जो कि समय से हॉस्पिटल नहीं जा पा रही हैं जी। और जो उनके इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं, जैसे लेवल 1 स्कैन है, लेवल 2 स्कैन है, कलर डॉपलर्स हैं, वो सब समय से नहीं हो पा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि इवन कॉम्प्लिकेशन रेट्स आर मच हायर इन लेडीज में, जो बाकी हम चीजें प्रॉबेबली टाइमली इंटरवेंशन से बचा सकते हैं, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज लोग अभी भी डर रहे हैं, इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि कोरोना डेफिनेटली एक घातक बीमारी है, बट इसके अलावा जो हमारी बाकी बीमारियां हैं उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। बहुत सारी लेडीज ब्लीडिंग के साथ हमारे पास आ रही हैं जो कह रही हैं कि मैम हमें 3 महीने से 4 महीने से लगातार ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन हम डर की वजह से हॉस्पिटल नहीं आ पा रहे हैं। हमें नहीं पता हमें डॉक्टर को किस तरीके से अप्रोच करना है, या ऑनलाइन कोई हमारी मदद कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इसके बाद भी बहुत सारे पेशेंट्स सिवियर अनीमिया लेकर ब्लीडिंग के साथ वापस आ रहे हैं। प्रेग्नेंट लेडीज हैं जिनका प्रॉपर चेकअप नहीं हुआ है, अनकंट्रोल डायबिटीज, हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी के साथ लेकर, जहां पर बच्चे कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। ऐसे बहुत पेशेंट्स आजकल ओपीडी में हम लोग देख रहे हैं। और डॉक्टर नेहा गुप्ता, सवाल ये भी है क्योंकि आपने ऑनलाइन ट्रीटमेंट की बात की है, मैम ये बताने की यहाँ पर कोशिश करें कि क्या ऑनलाइन ट्रीटमेंट इतने बेहतर तरीके से हो पाता है जितना कि आप नॉर्मल तरीके से आप ट्रीटमेंट करते हैं, देखते हैं, चेकअप करते हैं? आई एग्री कि ऑनलाइन हम पेशेंट को फिजिकली नहीं देख सकते, तो बिना फिजिकली देखे ऐसा नहीं है कि हम 100% कहें कि हम सब तरीके से मदद कर सकते हैं। जी, जी। लेकिन कुछ ऐसी चीज है जिसमें अगर हम उनको घर से ही करने के लिए बोलें, जैसे अपना वेट चेक, बीपी चेक, ग्लूकोमीटर से शुगर चेक, या अगर ब्लीडिंग ज्यादा है तो उनको कुछ ऐसी दवाइयां दे सकें जिससे कि अभी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और वो सही समय पर अपॉइंटमेंट लेकर प्रायर अपॉइंटमेंट के साथ आ सकें। तो एटलीस्ट जो सिवियर अभी एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ऑनलाइन के जरिए किसी लिमिट तक सॉल्व कर सकते हैं, बट बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको तो हम डेफिनेटली बिना फिजिकली देखे पेशेंट के नहीं कर सकते हैं। बट इवन एक एडवाइस डॉक्टर से आई फील बहुत जरूरी होती है पेशेंट के लिए कि सही तरीका क्या है आगे बढ़ने के लिए। तो वो 2-3 महीने 4 महीने निकाल रहे हैं और घर पर बैठकर ये सोच रहे हैं कि जब तक कोविड का पूरी तरीके से इलाज नहीं हो जाता या कंट्रोल में नहीं आ जाता तब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं। ऐसे बहुत पेशेंट्स हैं जो हमारे पास आ रहे हैं, स्पेशली वो पेशेंट्स जिनको ये कैंसर की प्रॉब्लम है या लिवर डिजीज है, कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इसमें एक रिएक्शन ले लेते हैं डॉक्टर राहुल भार्गव से, क्योंकि कैंसर स्पेशलिस्ट है, बेहतर तरीके से बता पाएंगे। डॉक्टर राहुल भार्गव, ऐसे मरीज जो कि कैंसर से पीड़ित है, वो अगर ये सोच के बैठे हैं कि अभी तो कोरोना है, हमें हॉस्पिटल नहीं जाना, सर ये कितना घातक हो सकता है और ये कितनी तकलीफदेह हो सकता है आने वाले वक्त में? दिशा जी, ये एब्सोल्यूट फेटल है, ये फेटलिस्टिक एटीट्यूड है, क्योंकि कैंसर सेल जो 4 घंटे में 6 घंटे में डबल होता है, वो 4 महीने में कहां से कहां पहुंच जाएगा इसकी बताने की आवश्यकता नहीं है। जो एक मूंगफली के दाने की गांठ थी वो आज शायद संतरे या पपीते के साइज की बन चुकी है जब मरीज आपके पास आ रहा है। आधे लोगों का इसमें जो इलाज एम्स वगैरह में चल रहा था, सडन लॉकडाउन से बंद होने से वो बेघर हो गए क्योंकि उनको इलाज का पता नहीं चला कि क्या करें। कुछ लोग वापस अपने गांव चले गए, वहां इंतजार करते रहे लॉकडाउन का कि खुलेगा इलाज कराएंगे, इलाज नहीं मिला।
और जो नए कैंसर हो रहे हैं, आप मानिए अगर पिछले साल में इसी 4 महीने के दौरान में 3 लाख कैंसर होते थे, तो ये 3 लाख कैंसर कहाँ गए इस साल? वो फिगर कहाँ गया? क्या कोरोना ने कैंसर का इंसिडेंस खत्म कर दिया? क्या घर में बैठने से हमारा कैंसर खत्म हो गया? आप सोचिए, कोई डेटा नहीं है आपके पास, ना आईसीएमआर के पास डेटा है, ना किसी अथॉरिटी के पास आज की तारीख में डेटा है कि कैंसर से कितनी मृत्यु हो रही है और कैंसर से कैसे आगे लोग अपना जीवन निर्वाह कर पा रहे हैं। जो बिहार उत्तर प्रदेश से जो सारे के सारे लोग टाटा मेमोरियल जाया करते थे, जहाँ 4-4 हजार लोग एक दिन में दिखाया करते थे, आज वो वहाँ 400 लोग दिखा रहे हैं। तो बाकी 3600 लोगों का क्या हुआ? किसी के पास फिगर है क्या? लोग डर के इतना, चलिए इस फिगर पे भी हम बात करेंगे। डॉक्टर राहुल भार्गव, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल उठाया है कि आखिर क्या है वो फिगर, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो कई गंभीर बीमारियों से कहीं ना कहीं परेशान है और बावजूद इसके आखिर वो कहाँ है, क्यों वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, क्यों वो हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं? क्योंकि अगर हम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें, एम्स की बात करें या लखनऊ के पीजीआई की बात करें, तो यहाँ पर जब मरीज जाते हैं तो जाहिर तौर पर अपने इलाज कराने के लिए उन्हें महीनों इंतजार करना पड़ता है। तो आखिर वो आंकड़ा कहाँ पर है, इस पे भी हम बात करेंगे। अब दरअसल बात आज हम कर रहे हैं कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए। दरअसल देश के ज्यादातर अस्पतालों में कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच और इलाज चल रहा है। इससे कोरोना के मरीजों को तो इलाज मिल पा रहा है, लेकिन बाकी मरीजों का क्या? आखिर बाकी जो मरीज हैं उनको कैसे इलाज मिल पाएगा? उनकी कितनी मुसीबतें इस वक्त बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। इस पे डॉक्टर्स से हम लगातार सलाह ले रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन मरीजों को किस तरह की दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। डॉक्टर विनय अग्रवाल, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर राहुल भार्गव कर रहे थे, सर वो आंकड़े की बात कर रहे हैं कि कहाँ है वो आंकड़ा जो मरीज जाते थे हॉस्पिटल और अपने गंभीर बीमारी का इलाज कराना चाहते थे। सर एम्स, पीजीआई जैसे तमाम बड़े अस्पतालों की अगर हम बात करें, अगर वहां पे मरीज जाता था इलाज कराने के लिए तो उसको न सिर्फ कई महीनों बल्कि कई सालों का सालों बाद की डेट मिलती थी। आज वो मरीज सर कहाँ पर है? क्यों? उनको क्या जरूरत नहीं है इलाज की या फिर उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा? और ये कितनी गंभीर समस्या है? देखिए, ये गंभीर ही नहीं, ये तो भयानक समस्या है। मैं इसको ऐसे कहूंगा, एक तरफ तो कोरोना का डर है, लोगों में इतना डर बैठ गया है कि वो बाकी चीजें भूलते जा रहे हैं। नंबर 2, उसके साथ साथ क्या हुआ है कि जितने मेजर हॉस्पिटल्स हैं वो नॉर्मल ओपीडी चला ही नहीं रहे। अब थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है ओपीडी, चाहे आप एम्स की ले लें या बाकी और हॉस्पिटल्स में ले लें। इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी उन्होंने अपनी रूटीन ओपीडी ब्लॉक की हुई थी, अब धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। अब वो शुरू कर रहे हैं तो नेचुरली उनका जो टाइम गैप है और जो उनको एक पेशेंट को टाइम मिलेगा वो लंबा मिलेगा। तो दूसरी चीज ये है कि समय पर वो भी नहीं मिल पा रहा है और लोग इस बात से भी डरे हुए हैं क्या इस अस्पताल में कोरोना के पेशेंट भी हैं या नहीं है। तो उनको लगता है कि ऐसी जगह जाएं जहां हम जा तो डायबिटीज से रहें लेके कोरोना आए, जबकि ऐसा नहीं है, लेकिन मन में बैठा हुआ है। तो ये सब चीजें एक बड़ा भयावह सा रूप लेती जा रही है। और मुझे लगता है आज अगर आप WHO की रिपोर्ट देखें जिसमें उन्होंने कहा है कि लगभग 2 साल भी लग सकते हैं कोरोना से मुक्ति पाने के लिए संसार में, तो अगर उस चीज को देखें तो हमको कोरोना को भी एक ऐसी रूटीन बीमारी की तरह अब लेना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कोरोना से बचें और बाकी बीमारियों से मरे। तो इस तरीके का हमको, और ये सरकार के लेवल पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर एम्स हैं, पीजीआई हैं, ये जो हॉस्पिटल्स हैं, इनको अपनी अर्जेंटली इमीडिएटली नॉर्मल रूटीन वर्क को भी सस्टेन करना पड़ेगा और शुरू करना पड़ेगा। जी डॉक्टर अग्रवाल, आज तक एम्स ने अपनी नए पेशेंट लेने की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं करी है। आज तक उनके रूटीन केसेस जो सर्जरी वाले केसेस हैं वो स्टार्ट नहीं हुए हैं। आज ही PIL के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट के सामने कैंसर पेशेंट को प्रेरित होने के लिए कहा है कि देख के डिसाइड किया जाए कि उसकी सर्जरी होगी कि नहीं होगी। बड़ा सवाल ये है कि एम्स तो कोरोना सेंटर भी नहीं है, वहाँ पे तो कोरोना पेशेंट भी नहीं है। तो क्या कारण है कि ऐसे बड़े बड़े अस्पताल जहाँ पे हमारा मध्यम वर्ग और पुअर वर्ग जाता था, गरीब वर्ग जाता था, वो क्या करेगा इस महामारी के समय में? एक तरफ कोरोना की चपेट है, दूसरी तरफ बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा सवाल है डॉक्टर राहुल भार्गव, क्योंकि ओपीडी का ना खुलना, सरकारी अस्पतालों में ओपीडी में इलाज मरीजों को ना मिलना, डॉक्टर नेहा ये कितनी बड़ी समस्या है। और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, अमीर वर्ग की बात करें तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर अपना इलाज करा लेगा, आखिर गरीब कहाँ जाए?
गरीब को कैसे इलाज मिल पाएगा? बिल्कुल, अगर आज भी हमारे सरकारी अस्पताल जैसे जो हमारे एपेक्स हॉस्पिटल्स हैं, एम्स है, सफदरजंग है, आरएमएल, अगर ये भी अपनी नॉर्मल ओपीडीज शुरू नहीं करेंगे तो गरीब में पेशेंट कहाँ जाकर इलाज कराएगा? पहली बात, गरीब पेशेंट के पास अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता। दूसरी बात, वो अपने डर की वजह से घर पर बैठा हुआ है या अपने नेटिव प्लेस गांव में गया हुआ है। हमारी अभी सुविधाएं चालू नहीं है जिससे कि पेशेंट अपना आकर इलाज करा सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं है। ऐसे केस में जो पेशेंट हैं वो बहुत डिटेरियोरेट हो रहे हैं और समय के साथ हम देखेंगे कि ये सारी परेशानियां हम इस डर की वजह से और बढ़ा रहे हैं। कोरोना एक बीमारी है जिसके साथ हमें जीना सीखना होगा। हमें ये सीखना है कि हम कैसे प्रिकॉशन लेकर आगे अपना नॉर्मल एक्टिविटीज दोबारा चालू कर पाएं। जो जरूरी एसेंशियल चीजें हैं उनको हम डिले ना करें ये सोचते हुए कि ये कोरोना खत्म हो जाएगा तब हम ये काम करेंगे। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको माइनर प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि गॉल स्टोन्स हैं, वो भी आप देखेंगे हॉस्पिटल्स में आज की डेट में अगर आ रहे हैं तो वो 4 महीने से 5 महीने से घर में बैठकर दे आर वॉमिटिंग, दे आर नॉट एबल टू ईट फूड, इतनी पेट में दर्द है और वो उनके सारे स्टोन्स डक्ट में फंसे हुए हैं, पैंक्रेटाइटिस के साथ आ रहे हैं, लिवर में सूजन के साथ, स्वेलिंग के साथ, इन्फेक्शन के साथ आ रहे हैं। तो जो छोटी छोटी बीमारियां हैं जो साधारण इलाज के जरिए आसानी से ठीक करी जा सकती हैं, वो भी पेशेंट अगर घर पर बैठकर 4-6 महीने निकाल देगा तो वो आगे आने वाले समय में ये बहुत भयानक होने वाला है। इनफैक्ट अभी भी जो भी हम पेशेंट देख रहे हैं, वी फील वो माइनर प्रॉब्लम्स की वजह से कॉम्प्लिकेशंस की रेट इतनी ज्यादा है कि वो समय के साथ बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। अगर अभी भी चीजें नॉर्मलाइज नहीं हुई तो आई फील ये सारी कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ेंगी। बिल्कुल, अगर अभी भी चीजें सामान्य नहीं हुई तो जाहिर तौर पे आने वाले वक्त में दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती है। डॉक्टर राहुल भार्गव, सवाल इस बात को लेकर भी है कि सर मौसम बदल रहा है, बारिश का मौसम है और बारिश जब आती है तो अपने साथ तमाम और बीमारियों को साथ में लेके आती है। डेंगू, मलेरिया जैसी और तमाम बीमारियां भी इस वक्त अपने पांव पसार रही है। इस वक्त में अगर ओपीडी नहीं चलेगी तो सर ये कितनी बड़ी दिक्कत है और इस वक्त में ओपीडी चलाना ये कितनी जरूरत वाली चीज है अभी? देखिए, एक तो सारे डॉक्टरों को अपने में ये लाना पड़ेगा जज्बा कि हमारे को प्रोटेक्टेड होके अपने आप को प्रोटेक्ट करके मरीजों की सेवा करना आवश्यक है, जो अभी तक चल रहा है। जिस प्रकार से अब बारिशें हुई हैं, मूसलाधार बारिश के बाद वाटर लॉगिंग होती है, वाटर लॉगिंग से मलेरिया और डेंगू के मच्छर पनपते हैं। इनमें सिम्टम्स ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं और जिस प्रकार से वायरल इन्फेक्शन इस समय स्पाइक करते हैं, जो कि शायद नॉन कोरोना फ्लू लाइक इलनेसेस हो, उसको डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो किस आदमी में कोरोना कराएं, कब कराएं, रिपीटेड टेस्ट कराएं, उसकी कॉस्ट है। तो इसीलिए जरूरी इस समय ये है कि स्वच्छता का अभियान चले, वाटर लॉगिंग को बताया जाए, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो नाली नाले को साफ करके मच्छरों को पनपने से रोकें, क्योंकि अगर वैसा नहीं हुआ तो दो-धारी तलवार होगी। ऑलरेडी हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कोरोना से जूझ रहा है। अगर ये मलेरिया और डेंगू का आघात होता है और मार पड़ती है तो शायद हमारा मेडिकल सिस्टम चरमरा जाए। दूसरी चीज, जो कोरोना के बेड रखे गए थे, उन बेड का उपयोग करके, उन बेड पे जो पैसा खर्चा किया है सदुपयोग करते हुए नॉर्मल अस्पतालों को फ्री कर देना चाहिए। आरएमएल अस्पताल है, एलएनजेपी अस्पताल है, वहां से कोरोना के पेशेंट्स को हटा के अपने जो रूटीन आपके जो अस्पताल बनाए गए थे मेकशिफ्ट, वहां कोरोना को रख के ये सीरियस बीमारियों का इलाज एलएनजेपी, आरएमएल जैसे अस्पतालों में वापस से स्टार्ट करना आवश्यक है। इट इज अ नीड ऑफ द आवर। बिल्कुल, ये काम सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए डॉक्टर राहुल भार्गव, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर लोगों के जहन से ये डर कैसे निकाले कि अगर आपको किसी बीमारी लगी हुई है, किसी तरह की बीमारी से आप ग्रसित है तो आपको अस्पताल जाना कितना जरूरी है। ना सिर्फ कोरोना के डर से आप घर पे बैठिए बल्कि अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराइए। दरअसल बात आज हम कर रहे हैं कोरोना की। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जाहिर तौर पर तमाम जो अस्पताल है वहां पर अब मरीजों के इलाज के लिए बेहतर सुविधाएं देने की सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो और तमाम बीमारियां हैं उनका इलाज मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जो दिक्कतें हैं ये लगातार बढ़ती जा रही है। इस पे आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राहुल भार्गव। ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे कि डर और ये जो भय है
इसको कैसे रिमूव किया जाए, इसको कैसे खत्म किया जाए लोगों के जहन से? हमने पहले भी कहा था, नॉलेज जो है वो सबसे बड़ी बात है। मरीजों को दो तरीके हो चुके हैं, सारे के सारे मरीज इतना डर चुके हैं कि वो सारी चीजें टेलीमेडिसिन के थ्रू करना चाहते हैं। ये बात जरूर है कि टेलीमेडिसिन एक बहुत बड़ा तरीके से उभर के आया है कोरोना युग में, पर ये अपनी प्रॉब्लम साथ लेके आए हैं, क्योंकि किसी को भी ये विश्वास नहीं है कि हमें कैंसर हो सकता है। हम रोज के केसेस में देखते हैं जहाँ पे गांठें हैं, लोग आके ये कहते हैं कि टेलीमेडिसिन के घर के उपाय बता दीजिए सर, हम ठीक होना चाहते हैं। आगरा से, रांची से बहुत सारे ऐसे कॉलर्स आते हैं रोज के जो कहते हैं घर का उपचार करा दीजिए। क्यों? क्योंकि वो निकलने में, अस्पताल आने में इतना भय है उनमें, बायोप्सी कराने में, ब्लड सैंपल देने में इतना भय है कि वो निकल के अपना उपचार नहीं कराना चाहते। तो एक ये नॉलेज होना, दूसरा मरीजों को शायद टेलीमेडिसिन से एक आराम जगह मिल चुकी है जहाँ पे वो हर उपचार इलाज जो है घर में बैठ के कराना चाहते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो आगे आने वाले दिनों में कि टेलीमेडिसिन उपचार करते करते एक प्रॉब्लम का कारण भी बन जाए, क्योंकि लोग इसके माध्यम से डिले करते जाते हैं अपना इलाज कराना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं रोज के, तो भय को हटाने के लिए चलिए उन एग्जांपल्स पे भी हम आएंगे डॉक्टर राहुल भार्गव। लेकिन डॉक्टर विनय, सवाल इस बात को लेकर है कि एक जब बीमारी पनपती है तो वो छोटा सा आकार लेती है, लेकिन वो धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। सर, ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इस वक्त ये कहा जा सकता है कि अगर वक्त रहते इलाज नहीं कराया गया तो वो बीमारी बहुत ज्यादा विकराल रूप ले सकती है, और न सिर्फ विकराल रूप ले सकती है बल्कि उस व्यक्ति के लिए जिसको वो बीमारी है वो बहुत ज्यादा घातक हो सकती है या मौत की नींद भी सुला सकती है? देखिए, बहुत सारी नेहा जी, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, बल्कि मैं कहूंगा लगभग सारी बीमारियां ऐसी हैं, चाहे वो कम्युनिकेबल हो, चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हो या लाइफस्टाइल डिजीजेज हो। ये सब खतरनाक रूप धारण कर सकती है अगर हम इसको केयरफुली हैंडल नहीं करें। पहली चीज, एक आने वाले समय में एक रिस्क को आगाह करना चाहता हूँ कि हम जो ये रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं नेहा जी, और ये बारिश का मौसम है, इसमें बाकी तरीके के बुखार भी आने वाले हैं, चाहे उसमें मलेरिया है या टाइफाइड है या डेंगू है या स्वाइन फ्लू है। उस समय में अगर हम ये रैपिड एंटीजन टेस्ट जो कि 30 से 35% तक फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, उन केसेस में हमको आने वाले समय में बहुत डिफिकल्टी होने वाली है। तो हमको एक सरकार को दो पहल करनी पड़ेंगी। एक तो सरकार को, राहुल भार्गव जी ने ठीक कहा कि हॉस्पिटल में जो बेड्स खाली पड़े हैं अपने कोरोना से, उन कोरोना बेड्स को अब उनको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, और उन इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे रेगुलर पेशेंट्स आ रहे हैं उनको सारे अपनी बहुत बीमारियों के लिए खोलना पड़ेगा नॉन कोविड के लिए। दूसरा, सरकार को RT-PCR टेस्ट बढ़ाना पड़ेगा, रैपिड एंटीजन टेस्ट है। तो ये दोनों चीजें हम उनको बारी से करनी पड़ेंगी, जिससे कि कम से कम ऐसा ना हो कि हम स्वाइन फ्लू का पेशेंट को हम डेंगू को, स्वाइन फ्लू को हम मिक्स करें और कोरोना से मिक्स करें। जी, तो इस तरीके के पेशेंट भी आने वाले समय में आने वाले हैं। ठीक है डॉक्टर नेहा गुप्ता, सवाल इस बात को लेकर है कि जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर विनय अग्रवाल जी कर रहे थे, सवाल ये है कि एक तरफ कोरोना का काल है, कोरोना के सिम्टम्स और उसके लक्षण वही बताए जा रहे हैं जो कि मौसमी बीमारियों के होते हैं, खांसी, जुकाम, कमोबेश तमाम सिम्टम्स वही है, सेम है। तो ऐसे में कैसे पहचाना जाए कि इस वक्त आपको कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि इस वक्त लोग हॉस्पिटल्स में जाने से बच रहे हैं, लेकिन ऐसे में घर बैठे हम कैसे ये पता लगा सकते हैं कि हाँ हमें कोरोना के सिम्टम्स हैं या फिर ये जो सिम्टम है वो कोरोना के नहीं है, अलग है? कैसे अंतर पैदा? कोरोना भी एक वायरल डिजीज है, जैसे कि बाकी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं, लेकिन इन सब के सिम्टम्स मोर और लेस सिमिलर हैं। हल्का बुखार या तेज बुखार, चिल्स या जुकाम, खांसी, ये सारे सिम्टम्स ओवरलैपिंग है। तो कहना बहुत मुश्किल है कि अगर पेशेंट को माइल्ड फीवर या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं तो वो कोरोना है या डेंगू है या मलेरिया है या टाइफॉइड है या चिकनगुनिया है। सिम्टम्स काफ़ी कुछ ओवरलैपिंग है। तो हम ये सोचते हुए कि हर पेशेंट को
सर्विलेंस में रखें। अगर कोई भी पेशेंट सिम्टम्स लेकर आता है तो उसका RT-PCR कराकर, ना कि एंटीजन टेस्ट कराकर उसको कंफर्म करें। और अगर उसके सिम्टम्स माइल्ड हैं और हमें लगता है आइसोलेशन, डेफिनेटली वी शुड आस्क फॉर एवरीबडी। अगर किसी को भी कोई भी सिम्टम है तो ये सोचते हुए कि हम एक कोरोना पैंडेमिक में है तो हम पेशेंट को आइसोलेट करें जिससे कि वो बाकी लोगों को ये इन्फेक्शन ना दे, और उसके साथ साथ बाकी टेस्ट कर ये पता लगाएं कि क्या परेशानी है। कोरोना में मोस्टली रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ज्यादा हैं, जैसे कि सांस फूलना या ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होना। बाकी बीमारियों में जो सिम्टम्स हैं वो बुखार, चिल्स और जुकाम खांसी के ज्यादा हैं। सो आई फील इस सबको सेग्रीगेट करना बहुत मुश्किल होगा। अगर हमारी सरकार अभी स्टेप्स लेकर इन सारी जो प्रिवेंटेबल डिजीजेस हैं, जो हम बारिश की वजह से परेशानियां हैं वाटर लॉगिंग की वजह से, अगर ये सरकार एक्टिवली इन सारी वाटर लॉगिंग को कम करे, हमारा ड्रेनेज सिस्टम इम्प्रूव करे, या जो भी दवाइयां डाली जाती हैं पानी में जिससे कि मच्छर ना उसमें ग्रो करें, तो आई फील वी शुड बी एबल टू कंट्रोल दीज कम्युनिकेबल वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। जी जी जी, ठीक है। बाकी कोरोना से इसको डिफरेंशिएट करना डेफिनेटली बहुत मुश्किल रहेगा, और हर पेशेंट को ये सोचते हुए कि हम पैंडेमिक में है, आइसोलेट कर उनका स्क्रीनिंग कराना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यहाँ पेशेंट को तो सोचना होगा, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है डॉक्टर राहुल भार्गव कि डॉक्टर्स की कितनी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है सर, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कोरोना काल है, लेकिन कोरोना काल में जो एक भीड़, जो एक मरीजों की संख्या सरकारी हॉस्पिटल में ओपीडी में जाती थी, जाहिर तौर पे वहां पे इलाज नहीं मिल पा रहा, और ऐसे में एक क्लिनिक, जो कि डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर क्लिनिक खोल के बैठा होता है, वहां पर जाती है ये भीड़ वहां पर, क्योंकि एक क्लिनिक में शायद उतने पैसे ज्यादा नहीं देने पड़ते जितने एक बड़े हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में देने पड़ते हैं। तो ये जो भीड़ है वो क्लिनिक में जाती है, लेकिन क्लिनिक में भी अब इलाज नहीं मिल पा रहा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर हम सरकार के ऊपर उठा देते हैं सवाल कि सरकार ने ऐसा नहीं किया, सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए। लेकिन क्या ये वक्त ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डॉक्टर्स को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि इस वक्त जब मौसमी बीमारियां चल रही है, कोरोना का काल है और लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, और जब डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, तो कम से कम वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए क्लिनिक को खोले। नेहा जी, बहुत ही अच्छी पॉइंट आपने कहा। इसके लिए IMA अपना पूरी तरीके से अपना कार्यभार संभाल रही है, कर्तव्य निभा रही है, डॉक्टरों को बार बार बोल रही है कि वो बिना डर के क्लिनिक्स खोले और चीजें चलाएं। पर क्या दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा और चेन्नई में ही सारे मरीज हैं? आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह में क्लियर कट गाइडलाइंस ना होते हुए कभी अस्पताल खुलते हैं, कभी अस्पताल बंद हो जाते हैं। अगर वहां पे कोरोना का केस पा लिया जाए तो अस्पताल बंद कर दिया जाता है। तो ये क्लियर कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस पूरे डिसीजन मेकिंग में डॉक्टर्स की जो सर्वोच्च बॉडी है IMA, उसका कोई भी रोल नहीं है कि डॉक्टरों को कैसे चलाना है, कौन सी PPE किट पहन के चलानी है, किस प्रकार से अगर कोरोना में डॉक्टर ग्रसित हो जाता है तो कैसे उसका इलाज कराना है। डॉक्टर भी एक इंसान है, वो भी भय से ग्रसित है, तो कौन उसका इलाज करेगा, क्या उसको अच्छी फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। सरकार की तरफ से जब तक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब तक ये भय का एनवायरनमेंट मरीजों में और डॉक्टरों में, दोनों में बना रहेगा। कोरोना काल में उन तमाम और बीमारियों की कर रहे हैं जिनसे ग्रसित मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विनय अग्रवाल। सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर राहुल भार्गव कर रहे थे कि IMA अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा। क्या आपको भी सर ऐसा लगता है, और कितना इत्तेफाक रखते हैं आप डॉक्टर राहुल के बातों से? नंबर 1, राहुल भार्गव जी ने ऐसा नहीं कहा कि IMA अपना रोल नहीं, मैंने ये कहा अपना काम पूरी तरीके से कर रहा है। हाँ, नंबर दो नेहा जी, मैं बताता हूँ आपको कि देखिए, मैं आपको अपने कन्विक्शन से बता रहा हूँ कि मेरा 40 साल का IMA से एसोसिएशन है। इस पेंडेमिक में अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने तन मन धन से काम किया है, वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, सरकार के साथ हर तरीके से, और सरकार ने उसको रिकॉग्नाइज भी किया है। आपने देखा कि मोदी जी ने उसको हर स्टेज पे रिकॉग्नाइज किया, और अब अपनी टास्क फोर्स में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो उसमें हैं और काम कर रहे हैं। मैं इसका एक और पहलू आपको बताना चाहता हूँ। अप्रैल के फर्स्ट वीक में मेरा एक आर्टिकल सब जगह पब्लिश हुआ, जिसमें लिखा गया कि हमें प्राइवेट प्रैक्टिशनर को खुल के सामने आना चाहिए और अपने क्लिनिक को खोलना चाहिए।
आपको आज को मैं आपको दूसरी फिगर दे रहा हूं कि 300 से ज्यादा डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है, और सबसे ज्यादा मौत जो हुई है जिसमें हमारी स्टेट यूनिट ने सबसे ज्यादा पहल की, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में और गुजरात में। आपको हैरानी होगी, और उसमें सबसे ज्यादा जो डॉक्टर्स की मौत हुई है वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं जिन्होंने अपने को रिस्क करके अपने क्लिनिक्स खोले। एंड मैं तमिलनाडु की आपको बात बताता हूं कि जो 50 से ज्यादा मौतें वहां डॉक्टर्स की हुई हैं, उसमें 35 मौतें ऐसी हैं जो जनरल प्रैक्टिशनर दूर दराज इलाकों में अपना एक क्लिनिक खोल के उन्होंने अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए मरीजों का इलाज किया, और उनको खुद इलाज नहीं मिल पाया और उनकी मौत हुई। और ये वो लोग थे जो 50 से 70 साल की उम्र के थे। महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ, गुजरात में भी ऐसा हुआ, और अब आंध्र प्रदेश में हम ऐसा फेस करें। आज अगर हमारे देश में 300 के करीब डॉक्टर्स की मौत होती है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की, ये अच्छा साइन नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अगर पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रेड अलर्ट जारी किया इन मौतों को बताते हुए, साथ साथ ये भी कहा कि हर डॉक्टर की जिम्मेदारी है, और हमारी एथिकल हम ओथ लेते हैं, वो ओथ लेते हैं कि हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में हमारा जो एक बेसिक अपना एम है कि हम मरीजों का पूरा ध्यान रखेंगे और बीमारी से पूरी तरह लड़ेंगे। और मैं गर्व से कह सकता हूं, जिस तरीके से हिंदुस्तान के डॉक्टरों ने अपना फर्ज निभाया है, मैं कह सकता हूं कि वेस्टर्न कंट्रीज में उस तरीके से नहीं निभाया, इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज में मौत का आंकड़ा ज्यादा है, और इंडिया में और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा मौत का आंकड़ा 2% से भी कम है, जबकि अमेरिका में और आपके यूरोप में ये 5% से ज्यादा है। ये बताता है कि हमारे यहाँ डॉक्टरों ने पूरे तन मन धन से अपने को रिस्क में लेते हुए, ठीक है, अपने पास प्रोटेक्टिव किट्स ना होते हुए भी पूरी तरह इसमें अपना योगदान दिया। ठीक है डॉक्टर नेहा गुप्ता, अब सवाल इस बात को लेकर है, कोरोना के लिए इलाज मिल रहा है, ठीक है, लेकिन उन जो मरीज है जो और तमाम बीमारियों से ग्रसित है, उनको इलाज मुहैया हो पाए, उसके लिए अब किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है? मैम, जैसे डॉक्टर राहुल भार्गव ने, डॉक्टर विनय ने बोला, सबसे पहले जो हमारे एपेक्स हॉस्पिटल्स हैं, पायनियर हॉस्पिटल्स हैं, जैसे एम्स, सफदरजंग, RML, LNJP, इन हॉस्पिटल्स में रेगुलर सर्विसेज स्टार्ट होनी चाहिए, जिससे कि गरीब मरीज को इलाज मिल पाए और वो अपना जो भी बीमारियां हैं उसके लिए सेफली हॉस्पिटल्स जा पाए। जो डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हैं, जो स्पेशली कोविड के लिए बनाए गए हैं, बाकी सारा कोविड का लोड वहाँ ट्रांसफर करा जाए, जिससे कि बाकी हमारी हेल्थ सर्विसेज सफर ना करें। और प्राइवेट डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आई फील अब कोई ऐसा क्लिनिक नहीं होगा जो बंद होकर पेशेंट्स नहीं देख रहा है। सारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स भी सारा प्रिकॉशंस लेकर, सारे गाइडलाइंस फॉलो करते हुए पेशेंट्स देख रहे हैं और उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जब तक हमारी बाकी सर्विसेज नहीं खुलेंगी, जैसे कि चाहे कैंसर के इलाज हो जिसमें रेडियोथेरेपी है, सर्जिकल थेरेपी है, कीमोथेरेपीज हैं, जब तक ये सारी चीज़ें, कैथ लैब्स हैं, ट्रांसप्लांट यूनिट्स हैं, जब तक ये नॉर्मली स्टार्ट नहीं होंगी, तब तक जो हमारा बैकलॉग है वो बहुत सफ़र करेगा और आगे मरीजों को इलाज मिलने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो जो हमारे मेन हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइवेट भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पर ये लंबी वेटिंग रहती है, पेशेंट्स को समय नहीं मिलता, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते, उन सारे हॉस्पिटल्स को अपने फुल स्ट्रेंथ में काम करना होगा और ये कोविड का लोड डिविएट करना होगा इन हॉस्पिटल से। ठीक है, सरकार की, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के साथ मिलकर आई फील इसमें अगर हम काम करेंगे तो बिल्कुल आई फील हम काफी हद तक इस सबको पूरा कर पाएंगे जो डेफिसिट है हमारे पास। ठीक है डॉक्टर राहुल भार्गव, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप डॉक्टर नेहा की बातों से? क्या आपको भी लगता है कि अगर ये सब कदम उठाए जाएंगे तो हम काफी हद तक इस समस्या से निजात पा पाएंगे? बिल्कुल सही कहा नेहा जी ने। हमें इस समय कंपैशन, हमारे को इस समय कोऑर्डिनेशन, हमारे को इस समय प्रॉपर नॉलेज के साथ हर आदमी का इलाज करने का संकल्प उठाना चाहिए, क्योंकि जरूरी इस समय ये है कि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था डूबी हुई है, लोगों के पास पैसा नहीं है हेल्थ केयर पे खर्च करने के लिए, इसीलिए जरूरत है प्राइसेस को कंट्रोल करके कोऑर्डिनेशन और क्लियर कम्युनिकेशन। मरीजों को भी समझना पड़ेगा कि हर चीज
डॉक्टर घर बैठे नहीं कर सकता। डॉक्टर आपको ये बता सकता है टेलीमेडिसिन के थ्रू कि कब गो स्लो करना है और कब गो करना है, मतलब कब आपको दौड़ना है और कब आपको रुकना है। और आपको विश्वास रखना पड़ेगा अपने डॉक्टर पे कि जो वो करेगा आपके बेस्ट इंटरेस्ट में करेगा, तभी हम इन महामारियों से बच पाएंगे, जीत पाएंगे और इनको हरा पाएंगे। ठीक है डॉक्टर विनय, ओपीडी सुविधाएं शुरू होनी चाहिए ताकि लोगों को इलाज मिल पाए, गरीबों को खास तौर पे इलाज मिल पाए, क्योंकि ना वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जा पाएंगे क्योंकि वहां पर जो फीस होती है वो दे नहीं पाएंगे, गवर्नमेंट में उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। ये समस्या तो बड़ी है, लेकिन अब ये ओपीडी शुरू करना कितनी जरूरत इस वक्त आप देखते हैं? देखिए, मैं डॉक्टर नेहा से इत्तेफाक रखता हूं जिन्होंने कहा कि इस समय लगभग प्राइवेट क्लिनिक जितने भी हैं वो लगभग शुरू हो गए, एक्सेप्ट जो लोग जिनकी एज लिमिट 65 या 70 साल से ऊपर है वो थोड़ा सा अभी क्लिनिक्स में नहीं जा रहे हैं। लेकिन सरकार को अपनी ओपीडीज को सुचारू रूप से अब नॉन कोविड पेशेंट के लिए शुरू करना पड़ेगा। तो सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि कोविड पे ध्यान दें और नॉन कोविड पेशेंट को नेग्लेक्ट ना करें। जब तक ये, लेकिन इसमें आईएमए कितनी अहम भूमिका निभा रहा है? आईएमए अपना रोल प्ले कर रहा है। तभी मैंने कहा कि, और तभी नेहा जी ने भी यही कहा कि इस समय प्राइवेट क्लिनिक जितने भी हैं लगभग खुल चुके हैं और उसमें डॉक्टर्स देख रहे हैं। अगर कोई प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे अभी भी कुछ पार्ट ऑफ ओपीडी ब्लॉक है, वहाँ पे डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक प्राइवेट क्लिनिक्स हैं वो अब सारे के सारे लगभग खुल रहे हैं, एक्सेप्ट जो रिस्क एज में है, जैसे 65 साल के ऊपर के डॉक्टर्स हैं वो थोड़ा कंप्रोमाइज वे में वहाँ पे जा रहे हैं। बट गवर्नमेंट डॉक्टर्स बाय रूल अभी भी उन्होंने नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए ओपीडी शुरू नहीं की है। वो खतरनाक बात है, उसको शुरू करना चाहिए, ये मेरा कहना है। नहीं डॉक्टर विनय अग्रवाल, अभी भी बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, भले ही डॉक्टर नेहा गुप्ता कह रही हैं, आप कह रहे हैं सर, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ओपीडी जो सुविधाएं हैं पूर्ण रूप से शुरू नहीं की गई है। बहुत ज्यादा अगर दिक्कत मरीजों को होती है तभी उस मरीज को बुलाया जाता है और उसी मरीज को इलाज दिया जाता है, नहीं तो उसको अब डॉक्टर से नहीं मिलने दिया जाता। तो ये जाहिर तौर पे एक बड़ी समस्या है। डॉक्टर नेहा कुछ कहना चाहती हैं? देखिए, प्राइवेट क्लिनिक्स खुल चुके हैं, जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं जिनकी अपनी सेल्फ ओन्ड क्लिनिक्स है वो सब वर्क कर रहे हैं। बट जो आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, जब तक हॉस्पिटल को परमिशन नहीं होगी कि वो अपना फुल नॉर्मल ओपीडी कर सकें और वो कोविड एरिया को सेपरेट कर पाएं, जिससे कि बाकी लोगों को ये डर ना हो कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद अपनी किसी परेशानी की वजह से गए लेकिन कोरोना लेकर वापस आ गए। जब तक हम ये डर मन से नहीं निकालेंगे तब तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स का फुली फंक्शनल होना पॉसिबल नहीं है। क्लिनिक कंपैरेटिवली सेफ है, इसलिए क्लिनिक में सब लोग जाना चाहते हैं। जैसे आपने कहा पहले, क्लिनिक्स में अभी भी हम देख रहे हैं कि पेशेंट लोड ठीक आ रहा है, पेशेंट्स घर से निकल कर आ रहे हैं, लेकिन बड़े हॉस्पिटल में जाने के लिए अभी भी पेशेंट घबरा रहा है। पेशेंट नहीं जाना चाहता है बड़े हॉस्पिटल्स, बिकॉज वहां पर क्लियर कट डिमार्केशन करना बहुत मुश्किल है कि ये कोरोना एरिया है, नॉन कोरोना एरिया है। सारे हॉस्पिटल्स कर रहे हैं, बट अभी भी पेशेंट के मन में ये डर है कि अगर वो बड़े हॉस्पिटल गए तो वेटिंग एरिया से या बाकी सर्विसेज के जरिए उनको कोरोना का संक्रमण हो सकता है। तो जब तक हम इन सबको डिसेंट्रलाइज ना करेंगे, पेशेंट को सेपरेट नहीं करेंगे, तब तक ये भय लोगों के मन से नहीं जाएगा। स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जहां पर ये सुविधाएं फ्री में मिलती हैं, उन हॉस्पिटल्स में जब तक पेशेंट को ये 100% दे आर नॉट कन्विंस कि अगर हम यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहां पर भीड़ में लगकर उन्हें कोरोना का संक्रमण नहीं होगा, जब तक उन्हें ये आश्वासन नहीं होगा तब तक पेशेंट डर की वजह से घर से बाहर निकलकर नहीं आएगा। इसके लिए हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत काम करने की जरूरत है, स्पेशली डिजाइन करने की इस तरीके से कि हम प्रोबेबली स्टाफ को डिवाइड करें, एक बार में ज्यादा भीड़ ना बुलाएं, सारे पेशेंट्स को बाय अपॉइंटमेंट देखें या उनकी पर्ची काटें, जिससे कि एक जगह पर बहुत भीड़ ना हो और संक्रमण फैलने, कोरोना जैसे पैंडेमिक में संक्रमण एक दूसरे से ना लगे। इन सारी चीजों के लिए हमें हेल्थ पॉलिसीज बनाकर चलने की जरूरत है। हमारी आईएमए ने बहुत सारा काम करा है, कंटिन्यूअसली कर रही है, इतनी गाइडलाइंस, इतना एजुकेशन सब प्रोवाइड कर रही है, सारे डॉक्टर्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बट अगर हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फुली फंक्शनल नहीं होते हैं तो खाली क्लिनिक के जरिए हम
पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। हॉस्पिटल बैकअप बहुत जरूरी है और जाहिर तौर पे इस उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम की हम समाप्ति करते हैं कि जल्दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ओपीडी की सुविधाएं पूर्ण रूप से शुरू होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ स्पेशल एडिशन में इतना ही। नमस्कार।